आप ये जरूर सोचते होंगे कि इन्वेस्टर्स एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके पैसे कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है एंजल इन्वेस्टिंग, एंजल इन्वेस्टिंग को किया कैसे जाता है, किस टाइप के लोग एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे आप एंजल इन्वेस्टिंग में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आप एंजल इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसे बना सकते हैं। मेरा नाम है क्षितिज और मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बनाना। आइए चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कुछ की स्टैट्स रिलेटेड टू द एंजल इन्वेस्टिंग इन इंडिया। पहला स्टैट ये है कि अगर निफ्टी और एंजल इन्वेस्टिंग की CAGR यानी कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को कंपेयर किया जाए तो जहां पे निफ्टी ने 11 से 12% का रिटर्न दिया है, वहीं पे एंजल इन्वेस्टिंग ने लास्ट 5 to 7 ईयर्स में 27% का CAGR प्रेजेंट किया। इंडिया में मोर देन 26,000 एंजल इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड हैं एज पर लास्ट ईयर। शार्क टैंक इन्वेस्टर्स के अलावा इंडिया में और भी बहुत सारे एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जिनको आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब जानते हैं कि एंजल इन्वेस्टिंग होता क्या है। जब भी एक नई कंपनी के अंदर आप एक अनलिस्टेड शेयर्स की खरीद करते हैं, यानी कि पैसों के अगेंस्ट आप एक कंपनी में जब एक माइनर इक्विटी का एलोकेशन लेते हैं, उसको एंजल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये कंपनी के स्टार्ट होने के टाइम पे सबसे पहली आउटसाइड फाइनेंसिंग का एक रूप माना जाता है। यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले आप कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल, कंपनी डायनामिक्स, फाउंडर डायनामिक्स और फाउंडर की क्वालिटी को इवैल्यूएट करते हैं। आइए अब जानते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर एक स्टार्टअप को वैल्यूएशन कैसे देता है। स्टार्टअप का एक रूल है, स्टार्टअप को उसके करंट कैश फ्लो पे ना इवैल्यूएट करके उसके फ्यूचर कैश फ्लोज का सोचा जाता है, उसकी फ्यूचर पोटेंशियल को देखा जाता है और उसके फ्यूचर इंपैक्ट को देखा जाता है जो कि कस्टमर्स की लाइफ पे होगा आफ्टर 5 to 10 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। स्टार्टअप को जब एक इन्वेस्टर फंडिंग देता है तो उससे ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर कोई बूटस्ट्रैप कंपनी सेम चीज को अचीव करने में 10 से 15 साल लेगी तो कैसे वो एक स्टार्टअप सेम चीज को अचीव 2 से 5 साल के अंदर कर सकता है। स्टार्टअप की वैल्यूएशन उसके फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर मार्केट पेनिट्रेशन, फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी पे की जाती है। आइए अब हम एक केस स्टडी लेते हैं स्विगी और जोमैटो की। जब 10 साल पहले स्विगी और जोमैटो लॉन्च हुआ था तो कोई भी नहीं मान सकता था कि आने वाले टाइम में स्विगी और जोमैटो कस्टमर की लाइफ पे इतना मेजर इंपैक्ट प्ले करेंगे। कस्टमर की हैबिट बदल जाएगी और रेस्टोरेंट भी कस्टमर की हैबिट की वजह से चेंज हो जाएंगे। 10 साल पहले मेजरली हर कस्टमर रेस्टोरेंट को कॉल करता था और अपना फेवरेट फूड आइटम ऑर्डर करता था। आज की डेट में क्योंकि कोई भी फूड आइटम हमारे क्लिक ऑफ अ बटन पे अवेलेबल है, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग आउट बढ़ी है, हमारी कन्वीनियंस स्विगी और जोमैटो के थ्रू बढ़ी है। एक ट्रू स्टार्टअप का यही एक ट्रेट है कि अगर वो एक हैबिट फॉर्मिंग शिफ्ट ला सके करंट कस्टमर में, आने वाले टाइम में डेफिनेटली वो एक यूनिकॉर्न या फिर एक डेकाकॉर्न बनेगा। इवन दो स्विगी जोमैटो आज भी कंप्लीटली प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स आज भी उसमें पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं, उनके IPO की बात कर रहे हैं और उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल की तरह देखा जाता है। आइए अब समझते हैं कि एक इन्वेस्टर का स्टार्टअप पोर्टफोलियो दिखता कैसा है। कोई भी इन्वेस्टर सिर्फ एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमा सकता, उसको मल्टीपल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि उसका रिस्क जो है ओवरऑल डिवाइड हो जाए। एंड सिंस 100 स्टार्टअप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, उसमें से 10 या 20 भी अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो पूरी कैपिटल का एक बहुत अच्छा ROI आपको दे पाते हैं। आप अनुपम मित्तल की इस क्लिप में देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। यार पोर्टफोलियो तो मतलब बहुत बड़ा है, 220 कंपनी है, बताते बताते रात हो जाएगी। मोर देन 200 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, जिसमें से बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ सक्सेसफुल कंपनियों ने उनकी ओवरऑल पोर्टफोलियो पे मैक्सिमम इंपैक्ट दिया है, उनको एक पॉजिटिव ग्रोथ का पोर्टफोलियो दिया है। आइए समझते हैं कि कंपनी की फाइनेंसिंग में कौन से स्टेजेस होते हैं और कहां पे एंजल इन्वेस्टर्स को एग्जिट करने का मौका मिलता है। अगर आप एग्जिट के बारे में समझे तो उसका सिंपल मतलब यही है कि आपने जो शेयर कंपनी की स्टार्टिंग में खरीदा था वो आप अगर किसी और इन्वेस्टर को अपनी खरीद प्राइस से ज्यादा पे बेच पाए, उसी को आपका कैपिटल गेन या फिर आपका प्रॉफिट बोला जाएगा। सबसे पहला फाइनेंसिंग का राउंड होता है एक एंजल इन्वेस्टमेंट राउंड, जिसकी हमने पहले बात करी थी। जब कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट एक लेवल पे ढूंढ लेती है, जब उसको कस्टमर्स पसंद करने लगते हैं, जब वो उसके इनिशियल प्रोसेस बन जाते हैं, तो उसका सीड राउंड होता है। आफ्टर सीड राउंड कंपनी अपनी जब मार्केट को स्टेबलाइज कर रही होती है, अपनी मार्केट को ज्यादा बड़े लेवल पे कैप्चर कर रही होती है और एक डोमिनेंस तक पहुंच रही होती है, तब वहां पे सीरीज A, B, C, D किया जाता है। यहां पर भी मल्टीपल एवेन्यूज खड़े होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पे सीरीज A, B, C, D एंड ऑनवर्ड्स के इन्वेस्टर्स आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि हम आपके शेयर्स को खरीदना चाहते हैं ताकि आप लोगों को एग्जिट मिल जाए और हमें इस कंपनी में इक्विटी मिल जाए। इन सभी सीरीज पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी रिस्क एपेटाइट और फंड्स का जो क्वांटम होता है वो डिफरेंट होता है। इस पे हम कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे।
इसके बाद जब कंपनी पूरी स्टेबलाइज हो जाती है, एक रेगुलर लेवल पे अच्छे से चलने लगती है, तब बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी एक कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हो जाते हैं। उनका मेन पर्पस होता है कंपनी को प्री आईपीओ बाय करना, उस कंपनी की कॉस्ट कट करना, रेवेन्यू को बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ाना और उसको एक राइट लेवल पे फाइनल राउंड ऑफ फाइनेंसिंग विच इज कॉल्ड आईपीओ के लिए प्रिपेयर करना। आप इस पूरी जर्नी में आपकी चॉइस होती है कि आपको कब एग्जिट करना है, आपका क्या रिस्क एपेटाइट है और आपका क्या इन्वेस्टमेंट होराइजन है। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी एग्जिट करें तो आप पहले भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि मैं अपने शेयर्स को आईपीओ तक होल्ड करूं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें मेन कैवियट यही है कि अगर आपको पैसा कमाना है एंजल इन्वेस्टर की तरह, तो कंपनी को, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, जिस स्टार्टअप में आपने इन्वेस्ट किया है, उसकी रेगुलर राउंड ऑफ फाइनेंसिंग होती रहनी चाहिए। यानी ओवर पीरियड ऑफ टाइम उस कंपनी में मल्टीपल टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स अगर फंड्स इन्फ्यूज करते रहेंगे तो आपकी पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। चलिए जानते हैं वो ऐसे कौन से क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जहां पे अगर आप प्री इन्वेस्टमेंट क्रिटिकल एनालिसिस कर लो तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पहला है, जिस मार्केट या जिस प्रॉब्लम को ये स्टार्टअप सॉल्व कर रहा है, क्या आप उससे रिलेट कर पाते हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इस स्टार्टअप की उस पर्टिकुलर मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है? अगर है तो उसके क्या क्या कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि ऑलरेडी उस मार्केट को सर्व कर रहे हैं? अगर आप ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं और मार्केट गैप को मिक्स करते हैं तो डेफिनेटली एक चेकबॉक्स तो टिक हो ही जाता है। दूसरा पैरामीटर टू इवैल्यूएट है, जो कि बहुत मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा, इज द क्वालिटी ऑफ द फाउंडर। क्या एक फाउंडर जो आपसे पैसा उठा रहा है उसमें आपको ट्रस्ट है? क्या आपको उससे बात करके क्लैरिटी ऑफ विजन फील हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि उसकी स्किल्स प्रॉब्लम को जेन्युइनली सॉल्व कर पाएंगी? अमन गुप्ता शार्क टैंक की पिचेस में बहुत बारी बोलता है कि वो धंधा नहीं बंदा देख के पैसे लगाता है। तो अगर आपको बंदे में दम लग रहा है तो वो एक बहुत ज्यादा वेटेज होल्ड करता है एक स्टार्टअप की सक्सेस में, बिकॉज फाउंडर में आपको ट्रस्ट है और फाउंडर अच्छा है तो वो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी लगा के डेफिनेटली उस बिजनेस को सक्सीड करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। तो हमेशा अपने इवैल्यूएशन पैरामीटर में स्टार्टअप के फाउंडर की क्वालिटी को बहुत ज्यादा वेटेज दीजिए रादर देन एनी अदर फैक्टर। थर्ड, आप उस स्टार्टअप फाउंडर से पूछ सकते हैं कि आपकी कैप टेबल पे, यानी कि आपकी इन्वेस्टर लिस्ट में और कौन से क्रेडिबल इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं। क्या आपके पास कोई प्रोलिफिक एंजल इन्वेस्टर्स हैं? क्या आपके पास कोई एंजल फंड्स हैं जो आपको अपने मिशन में, अपने कॉज में सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं? मैं यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स का नाम लेना चाहूंगा जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा क्रेडिबल माने जाते हैं। ऑब्वियसली अगर एंजल इन्वेस्टर है कोई, जैसे शार्क टैंक के इन्वेस्टर्स हो गए या फिर एक्स एंटरप्रेन्योर्स या करंट टॉप एंटरप्रेन्योर्स हो गए, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है कि अगर उन्होंने किसी फाउंडर में इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई चांस है सक्सेस का। और बाकी भी बहुत सारे फंड्स हैं जैसे बेटर कैपिटल, वाई कॉम्बिनेटर, सिक्वोया सर्ज, एक्सेल, मैट्रिक्स पार्टनर्स एटसेट्रा, जो कि एक क्रेडिबिलिटी को दर्शाते हैं किसी भी स्टार्टअप से रिलेटेड। चलिए अब जानते हैं कि एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है। वैसे अगर आप फाउंडर को पर्सनली जानते हैं तो वो आपके और फाउंडर की पर्सनल डिस्कशन है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट यूजुअली इंडिया में अगर आप एक एंजल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 लाख से 5 लाख का चेक आपको काटना पड़ता है। अब जानते हैं कि मिनिमम आपका क्या सेविंग्स अमाउंट होना चाहिए जिससे पहले आपको स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर देखा जाए कि इंडिया में एंजल इन्वेस्टर की एक डिफाइंड वैल्यू क्या है जो सरकार ने थोड़ी वेगली डिफाइन करी हुई है, वो यही है कि अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए तक के नेट टैंजिबल एसेट्स हैं जिसमें आप जिस घर में रहते हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा आपके जो नेट टैंजिबल एसेट्स हैं वो अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो आप एक एक्रेडिटेड इन्वेस्टर माने जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तब भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए एज अ वे ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। यूजुअली ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको अपनी वेल्थ का 10% से ऊपर स्टार्टअप में एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी इन्वेस्टेबल इनकम 20 लाख रुपीस पर एनम है तो उसमें से 2 लाख रुपए आप कोशिश करिए एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा एंड ईयर ऑन ईयर आपकी नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में बढ़ती जाएंगी। हम काफी देर से बात कर रहे हैं कि एंजल इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि एक न्यूबी के लिए एंजल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे की जाए, कहां जाके एंजल इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। पहला तरीका उसका यह है कि आप जिस भी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं उस कंपनी के फाउंडर को डायरेक्टली ईमेल कर दीजिए। उसको बताइए कि उसकी कंपनी में आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको उसी कंपनी के अंदर क्यों एक्साइटमेंट है, क्या आपने रिसर्च करी है और अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे आप उस फाउंडर की हेल्प कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए राइट कंपनीज में एट द राइट वैल्यूएशन एंड एट द राइट प्राइस इन्वेस्ट करने का। सेकेंड तरीका ये है कि आप जो भी इंडिया के प्रोलिफिक फंड्स और एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनको फॉलो करिए और उनके पोर्टफोलियो में एंजल लिस्ट के थ्रू इन्वेस्ट करिए।
एंजल लिस्ट पे मल्टीपल व्हीकल्स होती हैं या फिर मल्टीपल ऑप्शंस होती है जहां पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको एंजल लिस्ट के पोर्टल पे जाके ऑप्शंस मिलेंगी कि कुछ स्टार्टअप्स ऑलरेडी मनी रेज कर रहे होते हैं वहां पे। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप डायरेक्टली एंजल लिस्ट पे अकाउंट बना के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि वहां पे ऑलरेडी एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स अवेलेबल होते हैं जो कि एज अ सिंडिकेट और एज अ ग्रुप पूलिंग ऑफ फंड्स इकट्ठा करके किसी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तीसरी ऑप्शन एंजल लिस्ट पे ये भी होती है कि अगर आपको कोई वेंचर कैपिटलिस्ट फंड पसंद है तो डायरेक्टली आप उनके पोर्टफोलियो में एंजल लिस्ट के थ्रू एज एन इन्वेस्टर पैसे डाल सकते हैं और उसके थ्रू भी आप एंजल इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो एंजल इन्वेस्टिंग या स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको अपने रिस्क इवैल्यूएट नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट है और अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एज पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपको ये कंसिडर करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट भी नहीं करते, जस्ट बाय रीडिंग अप ऑन स्टार्टअप्स, जस्ट बाय इवैल्यूएटिंग स्टार्टअप्स, यू विल लर्न अ लॉट। आगे आने वाले टाइम में जिन स्टार्टअप्स का आपने रिसर्च करा है, क्या पता वहीं आप अपने बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंसाइटफुल रहा होगा, आपको एक स्नीक पीक मिला होगा एंजल इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में। आई होप आने वाले टाइम में इस वीडियो के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी जब भी आप प्लान करेंगे अपनी एंजल इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपको कोई भी डाउट है एंजल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और अपने फेवरेट स्टार्टअप का नाम भी जरूर कमेंट करिए। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।